केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई को आतंकी संगठन करार दिया है। सुनिए क्या कहा। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है। कानून अपना काम। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनिए क्या कहा। One piece of advice that you are taking on a position. It's a historic position. And it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उद्धव और एनसीपी पर बड़ा आरोप लगाया। कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर अभी बोलना उचित नहीं होगा। ये पूरी कार्रवाई होने के बाद आधिकारिक रूप पर इसके ऊपर बयान आएगा। सर, उद्धव ठाकरे ने जो बोला है आपको, देखिए कल के भाषण में उद्धव ठाकरे जी की निराशा बोल रही थी। मेरा उनसे सवाल है, जब वो कहते हैं कि इस्तीफा दो, चुनाव लो, अरे 2019 में आप मोदी जी का फोटो दिखा कर बीजेपी के साथ चुनकर आए थे और फिर बीजेपी की पीठ में खंजीर घोंपकर जब कांग्रेस एनसीपी के साथ गए तब इस्तीफा देकर चुनाव क्यों नहीं लिया, तब क्यों सीधा चले गए। और इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का अंतिम चुनाव होगा, उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। आपने 2.5 साल कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर मुझे समाप्त करने की पूरी कोशिश कर ली, आप तब भी समाप्त नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाओ। कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर अभी बोलना। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज दिखाई दे रहा है। भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता बहुत दुखित है जिस तरह से विश्वासघात हुआ है। हम लोग भी घूम रहे हैं, आगे भी घूमेंगे, लेकिन इस पर सवाल करना यह बड़ा आश्चर्य लगता है। हम तो कहेंगे लालू जी से और नीतीश बाबू से, कोई जंगल राज की बात नहीं कर रहा है, ये आप कहते हैं, लेकिन जंगल राज तो दिखाई पड़ रहा है। अगर मुजफ्फरपुर में रंगदारी मारी जाती है, अगर बैंक पे हमला हो रहा है, अगर बैंक लूटे जा रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, तो खौफ का माहौल तो सीधा चला आ रहा है। तो आप बिहार के लिए पूंजी निवेश क्या करेंगे? हमें तो यह भी खबर मिली है कि बहुत से लोग डर के मारे अपने बिजनेस को समेटने की सोच रहे हैं। ये सवाल है, तो ये हम बताएंगे, घूमकर बताएंगे। और बिहार में अपराध पर लगाम और बिहार की सुरक्षा और बिहार के साथ देश की सुरक्षा के सूत्र, इन सब पर बिहार की जनता को आगाह करेंगे। इसीलिए हम जा रहे हैं संगठन को मजबूत करने, विश्वासघात
अवसरवादी गठबंधन के इरादों को एक्सपोज करने और कमल छाप का विस्तार करने, गली गली कोने कोने हम जाएंगे, ये हमारा कार्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 दिन तक चली सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की बेंच ने हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं के साथ कर्नाटक सरकार और कॉलेज शिक्षकों की भी दलीलों को सुना। हिजाब समर्थकों की दलील जहां धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद पर केंद्रित रही, वहीं राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में अनुशासन के बिंदु पर मुख्य बहस की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें रखी। उनके बाद 1.5 दिन इसके पूरे मामले के बाद 1.5 दिन कर्नाटक सरकार और कॉलेज शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के अंतिम दिन याचिकाकर्ताओं को एक बार फिर मौका मिला कि वो राज्य सरकार की दलीलों का जवाब दे सकें। इस दौरान वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, सलमान खुर्शीद, हुजैफा अहमदी, देवदत्त कामत और संजय हेगड़े ने जजों को इस बात से आश्वस्त करने की कोशिश की कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने से मुस्लिम छात्राओं को रोका जाना गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच झड़प हो गई। छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मारपीट से एक छात्र की हालत बिगड़ गई और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि फीस वृद्धि को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही आयुष के गुप्तांगों पर लात से प्रहार करते हैं और उसको काफी गंभीर चोटें आई, वो हॉस्पिटल में भर्ती है और हमको भी मारा गया, हमारा गला दबाने का प्रयास किया गया। से आप क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग किया कि 307 के जो आरोप प्राथमिक पहले से पुराने मुकदमे पे पहले इनको गिरफ्तार किया जाए और नया मुकदमा जो हमारे साथी पर जानलेवा हमला का प्रयास किया गया उसमें तुरंत ही गिरफ्तारी हो, तुरंत इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि ये बाहर घूमने लायक नहीं है। ये खतरे इनका, इनसे जान का खतरा है हम छात्रों को, इनसे हम छात्रों का जान का खतरा है, हमको बचाया जाए, हमें न्याय दिया जाए। हम छात्र पढ़ने आए, जान देने नहीं आए। महोदय सत्यम को छात्र नेता इलाहाबाद। साथ ही आयुष के और इमरान खान एक बार फिर पीएम मोदी के मुरीद दिखे हैं। इमरान खान ने पाक पीएम शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी की तारीफ की है। कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है, एक बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो, एक बता दें। आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है, ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहें कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। ये कहीं नहीं होता, ये तब होता है कोई। और अब बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज विधानसभा में महिलाओं के लिए विशेष आयोजन किया गया, जिसको लेकर सीएम योगी ने भारतीय संस्कृति की बात कही। सुनिए। जैसे देश में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया।
यही नहीं, इंग्लैंड में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को अधिकार बाद में मिला, भारत से बाद में मिला है। भले वहां लोकतंत्र पहले रहा हो, तो भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है, जिसमें हमेशा से, आज से नहीं, वैदिक काल में आप देखें, वैदिक ऋषियों के साथ साथ वैदिक ऋचाओं को रचने वाली उन ब्रह्मवादिनी ऋषि पुत्री या ऋषि पत्नियों के बारे में हम सब अक्सर चर्चा सुनते हैं, जिन्होंने वेदों के अनेक ऋचाएं रची, अनेक सूक्तों की रचना की। जैसे देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि ये भारत और चीन दोनों के पारस्परिक हित में है कि वो एक दूसरे को समायोजित करने का रास्ता खोजें। अगर वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो ये एशिया के उदय को प्रभावित करेगा, जो महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के एक दूसरे के साथ आने पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए आए एस जयशंकर ने यहां कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के राज सेंटर में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया के साथ बातचीत के दौरान सीमा गतिरोध के बीच भारत और चीन के उदय पर एक सवाल का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की है। उधर आजम खान के स्वास्थ्य की जांच के लिए कोर्ट ने सीमाओं को आदेश दिए हैं, सीएमओ को माफ कीजिएगा आदेश दिया हुआ है। और आपको बता दें कि रामपुर शहर से सपा विधायक आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के एक मामले में गवाही पूरी हो चुकी है। इसमें अदालत को आजम खान के बयान दर्ज करने हैं, जिसके लिए अदालत ने उन्हें तलब किया था। आजम खान खराब स्वास्थ्य के चलते कोर्ट में हाजिर नहीं हो पा रहे हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। इस पर अदालत ने मेडिकल बोर्ड गठित कर आजम खान के स्वास्थ्य की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए हैं। अदालत अब इस मामले में 23 सितंबर को सुनवाई करेगी। मामले की कार्रवाई रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। उधर कर्नाटक विधानसभा में मतांतरण विरोधी विधेयक बुधवार को पास हो गया। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। पिछले ही हफ्ते 15 सितंबर को इस बिल को मामूली संशोधन के साथ विधान परिषद में भी पारित किया जा चुका है। इसके पहले कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण विधेयक 2022 को पेश किया। राज्यपाल की सहमति के बाद कानून 17 मई 2022 से प्रभावी होगा। इसी तारीख को अध्यादेश जारी किया गया था। और वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां की रिमांड अवधि अदालत ने 5 दिन और बढ़ा दी है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से दलील दी गई है कि इस मामले में लेन देन के तार दुबई से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 10 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने महज 5 दिन की रिमांड की जो अवधि है उसको बढ़ाने का निर्णय किया है। अब आरोपी आप विधायक को 26 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज।